आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर में और 5 मार्कर में क्वेश्चन ये आ सकता है। फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, कभी कभी इसके साथ कोई न्यूमेरिकल अटैच होके आ जाए तो 5 मार्कर होगा, अदरवाइज 3 मार्कर में तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आज हम देखते हैं कि ये डिवाइस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल टू अ वेरी हाई एनर्जी। यानी अगर हम इस साइक्लोट्रॉन डिवाइस को मेनली हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल्स हुए। सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं इसको आपको डायग्राम पर ले चलती हूँ और वहीं से आपको इसका पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी। सो दिस इज़ आवर डायग्राम। पहले डायग्राम के पार्ट्स की बात करें, फिर प्रिंसिपल पर आते हैं। तो डायग्राम में ऊपर एक नॉर्थ पोल लगा हुआ है, यहाँ नीचे भी मैंने एक साउथ पोल लगा हुआ है। आप इस एंटायर सेटअप को इमेजिन कीजिए, ये वर्टिकल में है, यानी कि टॉप में यहाँ ऊपर कहीं नॉर्थ पोल है, बॉटम में साउथ पोल है और बीच में हमने ये 2 डीज प्लेस कर दिए हैं। और डीज जो हैं, डीज का जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन का प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में डीज रखे हुए हैं और वर्टिकल प्लेन में आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड है। और यहाँ पर हमने सेंटर में जो लाइन पास कर रही है, यहाँ बीच में इन दोनों डीज के बीच में गैप है, एयर गैप है। और यहाँ इस गैप में हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखते हैं जिसे हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं। साथ में हमने इन दोनों डीज को हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया हुआ है। प्रिंसिपल पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताऊंगी कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का रोल क्या होता है। एंड देन फाइनली जो चार्ज पार्टिकल हमने एक्सेलरेट किया था, उसी चार्ज पार्टिकल के से हमने एक टारगेट को हिट कराया है। तो अब बात करते हैं कि ये किसने डेवलप किया था, यानी कि कौन साइंटिस्ट थे इस पूरे डिवाइस को डिज़ाइन करने के लिए। तो उनका नाम है लॉरेंस एंड लिविंगस्टन और इन्होंने 1934 में इसको डेवलप किया था। और प्रिंसिपल क्या है इसका, तो प्रिंसिपल की भी बात कर लेते हैं। When a positive charge particle is placed inside the external electric and magnetic field, और वो भी कब, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड। तो हम इसे स्टेट ऐसे कर सकते हैं, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ सेंटर पे रख देते हैं और वो चार्ज पार्टिकल जो है वो बार बार अगेन सर्कुलर पाथ लेता हुआ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से सर्कुलर पाथ लेता है और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाती है टू अ वेरी लार्ज अमाउंट और फिर विद सच अ हाई एक्सेलरेशन वो अपने टारगेट को हिट कर जाता है। तो मेन पर्पस हमारा करने का यही है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं और वर्किंग समझते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर लें। मेन तो आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने पहले ही बता दी थी, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, वेरी हाई मैग्नेट्स। और उसके बाद हम यहाँ पर जो ये डी शेप का आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक चैम्बर है और डी शेप है और वो भी होलो फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आउटर सरफेस पे है। और आपको पता होगा कि यहाँ प्रॉपर्टी क्या, रोल क्या है उसका, कि हमें पता है कि होलो कंडक्टर के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। फील्ड कहाँ होती है, सिर्फ आउटर सरफेस पे होती है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करती है, लेकिन इनसाइड अ होलो कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होती है। तो यहाँ हम वही एप्लीकेशन हम इसकी यूज़ करने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इसीलिए हमने जो डीज ली हैं वो कैसी हैं, होलो हैं। एक और मेन पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला ये है कि डीज की जो आउटर एक्सटर्नल कवरिंग है, वॉल है, वो क्लोज्ड है, लेकिन जो इनसाइड वॉल है वो ओपन है। सेम ऐसे ही इस वाली डी की भी जो इनसाइड वॉल होगी इस तरफ वाली, वो भी ओपन है, लेकिन ये जो आउटर वॉल है जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है ये क्लोज्ड है। अब इन दोनों डीज को हमने कनेक्ट किया हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का फंक्शन क्या होता है कि ये अपनी पोलैरिटी जो है हाफ साइकिल के बाद बदल लेता है, यानी कि, और वो भी बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के साथ। तो इसकी साइकिल बहुत क्विकली कंप्लीट होती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। फ्रिक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, तो वही फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन बोलते हैं। तो इसकी साइकिल्स बहुत क्विकली पूरी हो रही हैं, यानी कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का है और उसी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ये अपनी पोलैरिटीज़ भी चेंज करता है, यानी कि बहुत क्विकली ये अपनी पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेन वाइज चेंज करता रहेगा। तो ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हुई, ऐसे ही ये चेन चलती रहेगी और ऐसे ऑसिलेटर को हम हाई फ्रिक्वेंसी
ऑसिलेटर कहते हैं। ऑसिलेटर का मतलब ही यही है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी जो अपनी पोलैरिटी बदले। ऑसिलेटर मीन्स जो अपनी पोलैरिटी या अपनी साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव चले। तो हम इनिशियली कंसिडर करते हैं, अब मैं इसकी वर्किंग पर आ रही हूँ। तो आपको मैंने स्टेट कर दिया कि साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। प्रिंसिपल स्टेट कर दिया। प्रिंसिपल में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखना होता है जिससे कि एक्सेलरेट हो सके। देन आपका कंस्ट्रक्शन क्या था। कंस्ट्रक्शन में आप D1 D2 नॉर्थ पोल साउथ पोल हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर इन सबको आप एक्सप्लेन करते हैं। देन आता है वर्किंग। अब वर्किंग से पहले वैसे एक्चुअली हमें थ्योरी की भी बात करनी चाहिए, तो हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम थ्योरी की बात करें। थ्योरी क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा था, तो पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल क्या करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ लेगा। वो कैसे लेगा, क्यों लेगा, वो मैं वर्किंग में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। तो जो सर्कुलर पाथ जब वो लेगा तो उसके पास एक फोर्स आ जानी चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आई है, वो इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और नॉर्थ एंड साउथ पोल की वजह से आई है। यानी उसके ऊपर एक मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी एक्ट कर रही है जो कितनी थी QVB। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लग रही है। दोनों को हम इक्वेट करेंगे सो दैट कि हम एक रेडियस निकाल सकें। अब जो रेडियस हमने निकाली है उस रेडियस की हेल्प से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड की हेल्प से फ्रिक्वेंसी। हम ये नोट करना चाहते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल घूमकर वापस इस D से बाहर आए, क्योंकि उसने सर्कुलर पाथ लेना है, तो ये चार्ज पार्टिकल घूम के वापस इस D से बाहर आएगा। एट द सेम टाइम आपके हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए, यानी डीज की पोलैरिटी बदल जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर चार्ज पार्टिकल दूसरी D में एंटर करेगा, नहीं तो ये वहीं पर डेड हो जाएगा। या जिस फ्रिक्वेंसी से ये ऑसिलेट करता है उसे हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी से ये सर्कल कंप्लीट करता है वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। अब हम इसकी पूरी डिटेल वर्किंग समझते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें वो फ्रिक्वेंसी चाहिए जो इस पार्टिकल को कंप्लीट सर्कुलर मोशन दे दे, यानी हमें एक सेट फिक्स्ड सेंट्रीपिटल फ्रिक्वेंसी चाहिए, या सॉरी साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम इसकी पूरी वर्किंग समझते हैं और ये कैसे काम करता है अब हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ मैंने एक और फिगर लिया है और मैं इस फिगर में आपको ये दो आर्टिफिशियल टाइप जो मैंने छोटा सा मॉडल दे रखा था उससे आपको साइक्लोट्रॉन दिखा देती हूँ, क्योंकि यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सब कुछ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इसके ऊपर में रखी हुई है नॉर्थ पोल और इसके अदर साइड यानी कि आप इस बोर्ड के नीचे की साइड में आपने रखा होगा साउथ पोल। तो वर्टिकल अरेंजमेंट है। D कैसे रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगी हुई थी, वो वर्टिकल प्लेन में लगी हुई थी। तो हमने यहाँ इन दोनों D's को इस तरह से रखा। इसका इनर वॉल जो था वो ओपन था, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ से अंदर की तरफ एंटर कर सकता है। ऊपर की कवरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं वो दिखा देती तो ये अंदर के सर्कल आप नहीं देख पाते, तो इसलिए मैंने वो कवरिंग ऊपर वाली टॉप और बॉटम की कवरिंग नहीं दिखाई है। सिर्फ आपको ये दिखा दिया कि वॉल्स, बाहर वाली वॉल्स जो हैं वो क्लोज्ड है, इनर वाली वॉल्स ओपन है। तो जब हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा, अब इसके साथ इन दोनों D's को हमने कनेक्ट किया हुआ था एक तरफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से। ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाएगा, ये सिंबल होता है इसका। तो हम फर्स्ट केस में कंसीडर कर रहे हैं कि D1 जो थी वो आपकी पॉजिटिव थी और D2 जो थी वो आपकी नेगेटिव हो गई। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव D की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और वो D के अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन D अंदर से होलो है और होलो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं करती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल कितना था, सिर्फ उसको अट्रैक्ट करने का। अब जैसे ही वो D के अंदर एंटर होता है तो वहाँ उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही, लेकिन ऊपर से एक मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर नॉर्थ पोल था नीचे साउथ पोल था, उसकी वजह से एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है मैं आप ऐसे दिखाती हूँ, क्रॉसेज हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अगर हम इसकी तरह दिखाएं, नहीं तो मैं तो प्लेन ऑफ द पेपर की बात करें तो आप क्रॉस भी दिखा सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, उसके इस डायरेक्शन में, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, कैसा भी सर्कुलर पाथ ले, लेकिन अगर फील्ड नॉर्मल है, ऐसे है नीचे डाउनवर्ड जा रही है, तो वो डायरेक्शन उसके नॉर्मली होगी। तो अब हमने पहले डेरिवेशन किए हुए इससे पहले वाले वीडियो में कि हम अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो कैसा पाथ लेगा, सर्कुलर। यही यहाँ के चार्ज पार्टिकल ने किया। अब उसके पास
अंदर जाने के बाद, डी के अंदर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल विल टेक अ सर्कुलर पाथ। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ लेता है और वापस वो इस गैप में आता है। कौन से गैप में? इन दोनों डीज में कोई कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्टेड कहाँ से हैं? वो सिर्फ इस हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में एक एयर गैप बन रहा है। तो वो जब इस गैप में वापस आएगा, एट द सेम टाइम आपके हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, यानी कि पोलैरिटी बदल जाएगी। और जब पोलैरिटी बदलेगी तो अब डी, ये तो फर्स्ट हाफ के लिए था, और सेकेंड हाफ में, हाफ के अंदर ये D1 अब हो गई नेगेटिव। तो सेकेंड हाफ के अंदर आपकी D1 जो है वो नेगेटिव बन जाएगी और D2 क्या बन जाएगी सेकेंड हाफ में? वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके डीज की पोलैरिटी बदल गई। अब डीज की पोलैरिटी बदलने से क्या हुआ कि पहले तो ये चार्ज पार्टिकल D2 की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, बट अब जब वो गैप में आया तब तक D1 जो थी वो नेगेटिव हो चुकी है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा? D1 की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि एक बॉडी को स्टॉप करने के लिए या चालू करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ती है, बट वंस इट इज़ इन मोशन फिर हमें कोई फोर्स देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप कंटिन्यू रहेगा मोशन के अंदर। इसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अब तक जब ये डी में वापस बाहर आया तब तक इसका मोशन ठीक था। यहाँ अंदर की तरफ इसको कोई फील्ड फोर्स नहीं चाहिए थी, इसको कोई सर्कुलर पाथ के लिए चाहिए। जो फील्ड फोर्स लग रही थी वो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी, और मैग्नेटिक फोर्स ने इसको सर्कुलर पाथ दे दिया। जब ये वापस यहाँ आया, पोलैरिटी बदल चुकी है। अब ये D1 जो पोलैरिटी थी ये इसके ऊपर, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। और अट्रैक्ट होने के बाद अब ये D1 में एंटर हो जाएगा। पहले D2 में एंटर हुआ, अब ये D1 में एंटर हुआ, लेकिन अब इसकी स्पीड पहले से थोड़ी सी बढ़ गई है। फिर दोबारा से इसने एक ग्रेटर लूप, मतलब बड़े रेडियस वाला लूप एक्वायर किया, वापस गैप में आया, अगेन पोलैरिटी बदल गई। अब वापस D2 नेगेटिव हो गया, D1 पॉजिटिव हो गया, तो फिर ये एंटर कर गया D2 के अंदर। लेकिन अब की बार क्योंकि हर बार उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऐड करती जा रही है, तो वो हर बार एक बड़ा रेडियस लेता जाएगा, रेडियस बिगर होता चला जाएगा, और बड़ा लूप जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, ये एक स्पाइरल की फॉर्म में, बिगर 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 स्पाइरल्स की फॉर्म में ये एक ट्रेजेक्ट्री बनाता जा रहा है। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, जब ये बिल्कुल एज पर आ जाएगा तो यहाँ पर जो आपकी D1 है, जिस भी डी से आप टारगेट पे हिट करना चाहते हो वहाँ पर आप एक छोटी सी विंडो प्रोवाइड कर देते हो। तो मैं ये हटाती हूँ, यहाँ पर हमने एक छोटी सी विंडो प्रोवाइड किया, और विंडो से जस्ट पहले हम एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा देते हैं अपोजिट पोलैरिटी की। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो नेगेटिव प्लेट यहाँ पर लगा देंगे पोलैरिटी की, तो उससे क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल वहाँ से एस्केप आउट हो जाएगा, विंडो के से बाहर निकल आएगा और टारगेट को हिट करेगा। लेकिन जब तक ये टारगेट हिट करता है तब तक ये कई गुना एक्सेलरेट कर चुका होता है, बहुत हाई एनर्जी एक्वायर कर चुका होता है। तो सारा प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थ्योरेटिकल रिलेशंस निकाल लेते हैं। क्विकली मैं ये जो मैंने पहले पॉइंट्स लिखे हुए थे मैं उनको रीड कर लेती हूँ। देखिए मेरी फर्स्ट शीट थी जहाँ पर मैंने साइक्लोट्रॉन को बताया था करता क्या है, कौन किसने इन्वेंट किया था, लॉरेंस लिविंगस्टन ने, और प्रिंसिपल क्या था, जब भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक्सेलरेट करेगी। एंड देन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज मेड टू मूव टाइम एंड अगेन इन अ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो हम एक हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर हमने अप्लाई किया था ना, तो हम हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे उसे। तो हमने जब हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कराया और उसके ऊपर हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, कहाँ, परपेंडिकुलर टू द मोशन, देन इट गेट एक्सेलरेटेड। तब वो चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। और यहीं हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन किया कि D1 D2 क्या है, होलो शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं। HFO हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है ये, जिसकी वो हम सिंबल जो दिखा रहे थे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाई हैं हमने, परपेंडिकुलर हैं जो चार्ज के मोशन के साथ, और अ पॉजिटिव चार्ज लिया है जो बीच में सेंटर में रखा हुआ है, जिसको हमने एक्सेलरेट कराना है। एज मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है उसके वजह से एक सर्कुलर मोशन आया, और सर्कुलर मोशन अगर आता है तो इसका मतलब कौन सी फोर्स वहाँ लग गई, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। तो हम दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर दें, आपकी मैग्नेटिक फोर्स होती है QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम बोलते हैं mv²/r। दोनों फोर्सेस हमने इक्वेट कर दी हैं, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। ये सेम है ऑलमोस्ट हमने जो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन
मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक्सप्लेन किया था ये बिल्कुल सिमिलर है। तो हमारे पास रेडियस आ गई है। अब रेडियस है तो टाइम पीरियड भी होगा, लेकिन दो फॉर्म में सर्कल मोशन हुआ है, हाफ इधर हाफ इधर। तो अगर हम पहले हाफ साइकिल के लिए निकाल लें और फिर कंप्लीट के लिए निकालें तो वो भी ठीक है, और अगर आप फुल कंप्लीट के लिए निकालना चाहते हो तो वो भी ठीक है। तो हम निकालते हैं, चलिए मैं फुल कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड निकाल लेती हूँ। टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड का मतलब हुआ चार्ज पार्टिकल यहाँ से इधर गया और फिर कंप्लीट लूप लेके यहाँ तक आ गया, तो ये कंप्लीट सर्कल तो हो गया। तो उसने जो सर्कमफ्रेंस कवर की वो कितनी है, 2πr बाय वी। अब r की जो वैल्यू यहाँ पर आई है ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, जिस वेलोसिटी से वो एंटर करा था उसने दूसरे d के अंदर, और d अंदर एंटर करने के बाद वो फील्ड फ्री स्पेस में है। तो अब जब वो इसके अंदर आप r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2π, r की वैल्यू पुट करते हैं हम mv/qb इंटू वी भी था। तो आप ये और ये कैंसिल कर दीजिए, ये वही फ्रिक्वेंसी आ गई जो हमने उस वाले मोशन के अंदर निकाली थी जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा था। तो क्यूब 2πm/qb। अब देखिए जो टाइम पीरियड हमारा निकला है, आप चाहें तो इसे हाफ साइकिल करके भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो कंप्लीट साइकिल भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट साइकिल निकाला है। अब आप यहाँ देखिए टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ना तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा और ना ही वो आर पे डिपेंड कर रहा, इन दोनों के इंडिपेंडेंट है। कौन, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब एवरी टाइम, नो मैटर क्या सर्कल हो क्या रेडियस हो, यानी कि आप ये फिर से फिगर देखें, वो यहाँ से किया उसने छोटा लूप लिया तब भी टाइम पीरियड उतना ही था, बड़ा लूप सर्कल लेगा तो भी टाइम पीरियड उतना ही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन में देखो r = mv/qb, जितना वेलोसिटी होगा ज़्यादा उसको जल्दी वो पाथ कवर करना पड़ेगा। तो क्या करता है चार्ज पार्टिकल, बड़ा रेडियस ले लेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा रेडियस, तो जितना ज़्यादा उसको एरिया कवर करना पड़ेगा तो टाइम उसको वापस उस गैप में आने में उतना ही लग रहा है। तो सेम टाइम पीरियड वो ले रहा है गैप में वापस आने के लिए। अब टाइम पीरियड हमारे पास है तो यहीं से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी f होता है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड विच विल बी इक्वल टू qb/2πm, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी थी उसके रोटेशन की, अब अगर आपकी इस फ्रीक्वेंसी के साथ आपके हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो बनेगा रेजोनेंस कंडीशन। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कौन सा था, वो ऑसिलेटर जो डीज का पोलैरिटी बदल रहा था। भाई चक्कर काट के वापस आया, यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, और जो फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर की है वो फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो तो सेम टाइम पे दैट मोमेंट इट विल रीच द गैप, उसी मोमेंट पे आपके डीज की पोलैरिटी बदल जाएगी और फिर चार्ज पार्टिकल दूसरी डी में एंटर कर जाएगा क्योंकि पोलैरिटी बदल गई है। जब ये वापस दोबारा गैप में आएगा अगेन सेम टाइम पे पोलैरिटी बदल गई और फिर चार्ज पार्टिकल दूसरी डी में, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि चार्ज पार्टिकल एक बड़ी ट्रेजेक्ट्री नहीं ले लेता, यानी बिगर सर्कल में वो मूव नहीं करता तब तक। तो यहाँ पर हमने यही कहा कि जब ऐसा होता है कि आपके हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी आपके इस साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन। और जब ये रेजोनेंस कंडीशन अटेन होगी तो चार्ज पार्टिकल अपनी वेलोसिटी कई मैनी टाइम्स इंक्रीज़ कर लेगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसके पास आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं किसकी, उस चार्ज पार्टिकल की जो आफ्टर रेजोनेंस कंडीशन इस फ्रिक्वेंसी के साथ वो बाहर आ रहा था। तो अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या निकले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सो वी विल राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन v चाहिए, अब हमें v को यहाँ प्लेस करना है। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम r निकाल चुके हैं, इसी इक्वेशन से हम v भी डिफाइन कर सकते हैं। तो v डिफाइन कर देते हैं विच विल बी इक्वल टू r/qb/m, यानी qb को इधर ले गए और डिवाइडेड बाय m कर दिया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को हम यहाँ प्लेस कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है हाफ ऑफ m एज इट इज़ रहेगा qb/r/m, और इन सब का मुझे स्क्वायर करना है। तो एवरी स्क्वायर मैंने सबका ले लिया, ये स्क्वायर मास के साथ कैंसिल हो जाता है और आपके पास एक्सप्रेशन बच जाती है काइनेटिक एनर्जी q² b² r²/2 ऑफ m। तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये कब आ रही है, जो आउटर पेरिफेरी होगी, यानी कि जो बिल्कुल
आउटर सरफेस पे जब ये घूमता हुआ कहाँ पर आ चुका होगा, यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर आ गया होगा, आउटर पेरिफेरी को टच करने वाला होगा, तब उसकी वेलोसिटी सबसे, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा है, हाई एनर्जी उसने गेन कर ली है। और अब वो यहाँ पर जब आप ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगाएंगे, नेगेटिव पोलैरिटी की अपोजिट पोलैरिटी की है, तो पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे तो नेगेटिव पोलैरिटी लगाएंगे और ये आउटवर्ड निकल जाएगा और टारगेट को हिट कर देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उसकी आउटर पेरिफेरी होगी, उसका रेडियस क्या होना चाहिए, आर, उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी भी उस वक्त उसकी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी उस वक्त उसकी मैक्सिमम होगी। तो ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए अब क्विकली हम उसकी लिमिटेशंस पर बात कर लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या है साइक्लोट्रॉन की। सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि हम न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को या एक अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कौन सी डी की तरफ जाएगा, तो उसे एक्सेलरेट करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक और रीज़न है, तो ये हमने बोल दिया न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत स्मॉल होता है, तो क्या होगा कि जब आप इसे हाई स्पीड ऑसिलेटर के बीच में मूव कराएंगे तो ये ट्रैक से बाहर बहुत जल्दी निकल जाएगा, ये पेरिफेरीज से टकरा जाएगा और ये उस टाइम पर बाहर नहीं आएगा जिस टाइम पर आपके टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर फिनिश होता है, यानी रेजोनेंस कंडीशन ही नहीं डेवलप होगी और ये बहुत जल्दी बड़ा लूप ले लेगा। मास कम है तो ये बहुत जल्दी पेरिफेरीज को टच कर जाएगा, आउटर वॉल्स को टच कर जाएगा, उनसे कोलाइड कर जाएगा। देन नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम वेलोसिटी जो है बियॉन्ड सर्टेन लिमिट इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक मास को अगर हम बात करें तो मास का रिलेशन जो एम रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक m इज इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर आप वेलोसिटी काफ़ी बढ़ा देते हो तो ये फ्रैक्शन कम हो जाएगा, आपके पास मतलब ये वैल्यू और सी की वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट मतलब क्लोजर हो गई, तो फिर दिस वैल्यू इज़ क्वाइट बिगर और आप 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं रेशियो में ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 आ गई, या मैं मान लेती हूँ कि v एक सिचुएशन आ गई कि v सिमिलर टू c है, तो हम हालांकि वो नहीं पॉसिबल होगा लेकिन फिर भी अगर सिमिलर है या क्लोज है तो फिर ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अगर ये वैल्यू कम हुई तो मास काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अगर मास इंक्रीज़ हो गया तो आपका रिलेशनशिप फ्रिक्वेंसी के साथ था, आई जस्ट चेक, सो हेयर वी कैलकुलेटेड द फ्रिक्वेंसी। तो जब हमने फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप निकाला था तो मास उसके साथ इन्वर्स रिलेशन में था। अगर आप मास बढ़ाओगे तो फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, तो अगर फ्रिक्वेंसी घटेगी तो जो रेजोनेंस कंडीशन पहले बन रही थी वो अब नहीं बनेगी, यानी कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की या तो फ्रिक्वेंसी घटानी पड़ेगी या हमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था फ्रिक्वेंसी का, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बार बार पेज पलटना पड़ रहा है, तो विल जस्ट चेक इट हेयर, दैट वाज फ्रिक्वेंसी वाज क्यू बी बाय 2πm, ये रिलेशनशिप था हमारा फ्रिक्वेंसी का। तो हमने मास बढ़ा दिया है, फ्रिक्वेंसी आपकी कम हो गई। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी को फिर भी रेजोनेंस पर लाना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी भी आप घटा दो या दूसरा आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो आपका जो ये डिफरेंस m से क्रिएट हुआ ये थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लिमिटेशन, हम बियॉन्ड सर्टेन लिमिट उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी एक लिमिट है कि हम वेलोसिटी बढ़ा तो सकते हैं लेकिन टू अ सर्टेन लिमिट, नॉट टू बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। सो अब यूजेस देख लेते हैं इसके। बहुत सिंपल यूजेस हैं लेकिन पूछा जाता है कई बार, कोई भी दो यूजेस आप याद रखें हमेशा पेपर के अंदर। बम्बार्ड कर पाते हैं हम किसको, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम यूज़ करते हैं सो एज टू डेवलप अ चेन रिएक्शन। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, हॉस्पिटल में हम इसको डायग्नोज करने के लिए या हम ट्रीटमेंट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बनाने में या इम्प्लांट करने में आयंस को सॉलिड्स के अंदर, सो दैट कि नई प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो सकें, प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो सकें। देन नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन बाय कोलिजन। तो कुछ ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स डेवलप करने के लिए, जैसे अभी हमने बताया कि बम्बार्ड आप करवाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर को, तो जब एक पेरेंट न्यूक्लियाई टूटता है तो उसके साथ 3 डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं, 2.5 डेवलप होते हैं, तो 2.5 डॉटर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन बनाने के लिए भी या न्यू जनरेट करने के लिए भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो सेम ही चीज़ है मैकेनिज्म, लेकिन हम कोलिजन के थ्रू करा रहे हैं वो। नाउ विल टॉक अबाउट वन छोटा सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज NCERT 4.4 एग्जाम्पल है ये, सॉल्व एग्जाम्पल। तो एक साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, व्हाट शुड बी दी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर द एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब हमारे पास रिलेशनशिप था फ्रिक्वेंसी का, जो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन, उसी से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ 2πm
जो फ्रिक्वेंसी न्यू ले सकते हैं या ई ले, मतलब न्यू से रिप्रेजेंट कर दो या एफ से रिप्रेजेंट कर दो, डिवाइडेड बाय द चार्ज क्यू। सो ये हमारे पास रिलेशनशिप था। अगर आपको याद हो तो फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास क्यू बी बाई 2πm। यहाँ से मैंने ये रिलेशनशिप लिखा है, तो बी को इधर रख लिया, बाकी सारी चीज़ें हम इधर ले गए। अब क्या क्या गिवन है आपको मास गिवन है, किसकी बात हो रही है, हाँ तो मास तो आपको सॉरी साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटोन की बात हो रही है, यस एक्सेलरेटिंग प्रोटोन। तो ड्यूट्रॉन भी हो सकता था, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको उसी का मास आपको यहाँ पे यूज़ करना था। तो मैंने चेक कर लिया कि यहाँ किसकी बात हो रही है, प्रोटोन की मास हो रही है, बात हो रही है, तो प्रोटोन का ही मास हमें लेना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14, और इसका प्रोटोन का मास है तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 लेते हैं। फ्रिक्वेंसी आपको गिवन थी 10 मेगा बोला है, तो 10⁻7 हो जाएगा, तो आप 6 होती है और एक और ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 0.66 टेस्ला। देन उसने पार्ट 2 में क्या पूछा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, तो वो भी फॉर्मूला हमने निकाला था Q² B² R² बाई 2m। ये हमारी मास अब किसका ले रहे हैं, प्रोटोन का ले रहे हैं, तो MP लिख सकते हो, नहीं तो आप M अल्फा बीटा जो भी आपसे मांगा जाए वो आपको लिखना है। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर ली, R आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ द D कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, वो गिवन है, तो 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर के अंदर, तब आप उसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन उसके बाद 2m यानी मास ऑफ द प्रोटोन अगेन हमें यहाँ पे प्लेस करना है। एक और भी ऑप्शन था कि आप यहाँ मास को नहीं कैलकुलेशन में लेते, एज इट इज़ छोड़ देते, और जब आप यहाँ पुट करेंगे तो एक मास कैंसिल हो जाएगा, पर फिर भी एक कैलकुलेशन तो आनी ही है, तो आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ब्रीफ कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, विच यू कैन क्रॉस चेक, 7.4 MeV आंसर आएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो ये कन्वर्जन दिया है, यू विल फर्स्ट कैलकुलेट इन जूल्स एंड देन यू कैन कन्वर्ट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे।